नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। एक लाइव सेशन मैंने किया था, उसमें मैंने महाकुंभ का रिव्यू दिया था, महाकुंभ के बारे में बात की थी। ये वाला वीडियो उससे ज्यादा डिटेल्ड होगा ऑफ कोर्स। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं। जब मैंने लाइव सेशन किया था तो मैंने मोनालिसा के बारे में, जो फूल बेचने वाली लड़की, उसके लिए बोला था कि उसको आगे जाके सिक्योरिटी की दिक्कत आ सकती है, और वही हो रहा है इस वक्त। मोनालिसा को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके पेरेंट्स को अलग से पंडाल लगाना पड़ रहा है, फिर वो एक सेलिब्रिटी की तरह बाहर आ रही है, ऐसे कर रही है। उसको देख के भीड़ उस पर टूट पड़ती है तो बेचारी भाग जाती है, क्योंकि एक दो इंस्टेंसेस ऐसे हो गए उसके साथ जिसमें कि भीड़ का जत्था उसके पीछे पड़ गया। ये और जो वायरल हो रहे हैं बड़े सारे बाबाज, न्यूज चैनल की जो टीआरपी बढ़ रही है इन सब चीजों से। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी है महाकुंभ में, और हर 12 साल में जो जुपिटर है वो एक अपना चक्कर पूरा करता है। उसका 1 साल का चक्कर अर्थ के 12 साल के बराबर होता है। महाकुंभ इतना पुराना है, कुंभ का मेला इतना पुराना है, इस बात से पता चलता है कि हमारा भारत कितना एडवांस्ड है। लोग कहते हैं कि न्यूटन ने बताया ग्रेविटी के बारे में, लोग कहते हैं भाई गैलीलियो ने ये इन्वेंशन कर दिया, उसने वो इन्वेंशन कर दिया। नहीं, ये सारे इन्वेंशन बहुत छोटे हैं इस बात के आगे। एक कुंभ का मेला लगता है हर 6 साल में, यानी कि जब आधा चक्कर पूरा होता है जुपिटर का, और फिर एक लगता है 12 साल में। और ये वाला जो महाकुंभ आया है ये 144 इयर्स में आया। वायरल बाबाज और जो लड़के लड़कियां वायरल हो रहे हैं, शुरुआत हुई थी एक हर्षा नाम की लड़की से, जो कि साध्वी के गेटअप में आई थी, ड्रेडलॉक्स बना के, आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के, सुंदर सी लड़की जो भी अपना काम करती थी, वो बड़ी वायरल हो गई। बट उसके पास वो सिंपैथी फैक्टर नहीं था। और भी बाबाज वायरल हुए, लेकिन कुछ इतने सीरियस अपने काम को लेके, जैसे आईएएस वाले बाबा हैं, कितने भी वायरल हो जाए उन्होंने मौन रखा हुआ है तो वो मौन में ही रहेंगे। कुछ ऐसे बाबा हैं जो कह रहे हैं कि हमें इतना अटेंशन नहीं चाहिए, हमें अपनी साधना करनी है, हम यहाँ साधना करने आए हैं, हमें साधना करने दो, हम गुप्त में ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम दुनिया भर के आगे नहीं पब्लिसाइज करते। कुछ ऐसे भी हैं। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे न्यूज चैनल वाले चले गए महाकुंभ में, जगह जगह जा रहे हैं। तो जितने भी लोग वायरल हो रहे हैं, चाहे वो फूल वाली हो रही है, ये सब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से हो रहा है। दोनों का हाथ है इसमें। सोशल मीडिया पे क्या होता है, लोग उठ के आपके पास नहीं आ जाएंगे, वो अपने घर से ही आपको देखेंगे, अपने फोन से देखेंगे, मैक्स टू मैक्स कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, वहां तक तो चलता है, क्योंकि एक प्राइवेसी फिर भी मेंटेन रहती है। लेकिन जब भीड़ का जत्था आपके पीछे चलने लग जाए और आप एक सुंदर सी लड़की हो और आपके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो दिक्कत आ सकती है। तो जब ये होस्ट हर्षा से शुरू हुआ सिलसिला, तो उसके बहुत भाई फॉलोअर्स बढ़ गए। अब जैसे ही फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो लोगों की स्क्रूटनी शुरू हो गई। वो भी नेचुरल है, उसको भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने कहा भाई ये तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के बैठी लड़की, भाई इसके तो ड्रेडलॉक्स भी असली नहीं है, ये साध्वी है ही नहीं, इसको साध्वी का खिताब क्यों मिल रहा है, इसको साध्वी के नाम से पॉपुलराइज किसने किया? मीडिया ने ही किया था कि ये साध्वी है। फिर उस लड़की ने आके अपना पक्ष रखा कि मैं ना साध्वी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, मैं केवल एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैं सीखने आई हूँ, मैंने नाम दीक्षा ली है। और गजब की बात तो ये थी कि नाम दीक्षा लेने के बावजूद भी जिन गुरु के यहाँ वो रह रही थी, जिस अखाड़े में थी, उन्होंने ही उसे निकाल दिया बाहर। क्यों? क्योंकि वो इतनी फेमस हो गई, इतनी वायरल हो गई। सबका हक है सनातन की शिक्षा पे। एवरीबडी हैज द राइट टू गेट टू नो एंड लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सबको मौका भी मिलना चाहिए, सबको हक है तो सबको व्यवस्था भी मिलनी चाहिए ऐसी। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूली एजुकेशन तो दे रहे हैं, यानी कि जो जॉब वाली, करियर वाली, भौतिकवाद की शिक्षा तो माँ बाप अपने बच्चों को दे रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा या मेटाफिजिकल नॉलेज पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं देते हैं। और ये वाला जो महाकुंभ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस दर्द को जता रहा है। क्या हम पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं? मैं कहूंगी नहीं, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आगे बताऊंगी। तो न्यूज चैनल्स को चाहिए टीआरपी, उनको तो भाई कुछ ना कुछ दिखाना ही है, नहीं तो कैसे चलेगा चैनल। और महाकुंभ में तो इस वक्त टीआरपी ही टीआरपी है, क्योंकि जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये दृश्य तो हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। यहाँ पर तो सनातनियों की, साधुओं की एक सेना सी निकल गई है। लाखों लाखों साधु, लाखों लाखों नागा साधु, और बड़े स्ट्रॉन्ग साधु हैं ये। ऐसे भी हैं कि भाई कड़क
नेचर के, ऐसे आई एम साधु नहीं, मुझे बैग करके खाना, ना ना ना, दे आर मोर लाइक सोल्जर्स, वॉरियर्स, स्पिरिचुअल वॉरियर्स। कहाँ थे ये इतने सालों तक, कहाँ छुपे थे ये सारी चीजें भी न्यूज वाले कवर कर रहे हैं, दिखा रहे लोगों की, देखो भाई सनातन तो बहुत बड़ा है, हम सनातन को कितना छोटा समझते हैं, ये तो अंदर ही अंदर देखो कहाँ कहाँ से लोग निकल निकल के आ रहे हैं, कौन कौन सी डायमेंशन से निकल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कौन सी डायमेंशन में थे ये सारे साधु लोग। न्यूज चैनल वाले जैसे टैलेंट स्काउट्स होते हैं ना, वैसे न्यूज चैनल वाले भी, रिपोर्टर्स भी न्यूज की स्काउटिंग करते हैं, ढूंढते हैं न्यूज कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, और क्या अद्भुत दिखा सकते हैं। कबूतर वाले बाबा दिखा दिए, एम्बेसडर वाले बाबा दिखा दिए, आईएएस वाले बाबा दिखा दिए, कुछ तो दिखाएं, साध्वियां दिखा रहे हैं, फूल वालों को दिखा रहे हैं, अब क्या दिखाएं। तो जनाब मिल गए इनको एक आईआईटी बाबा। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये आईआईटी बाबा पहले आईआईटीएन नहीं है जो इस राह पे चल पड़े हैं। आप गूगल कर लीजिए तो आपके सामने ही आ जाएगा एक आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का। सबसे पहले आएंगे गौरंगा दास, जो कि एक डिग्री होल्ड करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। इन्होंने भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की थी और लेटर ऑन इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर लिया और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। ये प्रॉपर सन्यासी हैं। फिर हैं अविरल जैन, जो कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। इन्होंने भी अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया और एक जैन मंक बन गए। फिर जो बड़े पॉपुलर आए, आजकल बड़े चल रहे हैं, ये भी आचार्य प्रशांत। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करी विद एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। फिर सिविल सर्विसेज में भी काम किया एंड आफ्टर अ ब्रीफ स्टेंट ही टर्न टू स्पिरिचुअलिटी। फिर रसानंद दास, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट and Cornell MBA, transitioned from consulting and investment banking into a monastic life। एक spiritual awakening हुई इनके साथ और ये भी अब दूसरी राह पे चल दिए, जो भी सही राह है, कई लोगों के लिए सही है। स्वामी मुकुंदानंद, काफ़ी इनके वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे। ये भी आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं और एमबीए इन्होंने किया है आईआईएम कैलकाटा से। फिर ये कॉर्पोरेट करियर को छोड़ दिया इन्होंने और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन करने के लिए आज की डेट में ये भी एक रिवर्ड स्पिरिचुअल लीडर हैं। खुर्शीद बाटलीवाला, जिनको बाबा कहते हैं, इन्होंने मैथमेटिक्स की डिग्री ली आईआईटी बॉम्बे से। ये भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में हैं। महाजन एमजी हैं, आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट विद पीएचडी फ्रॉम यूसीएलए, एक मैथमेटिशियन है और रामकृष्ण ऑर्डर के मंक हैं। ये एक प्रोफेसर हैं और मुंबई में रहते हैं। ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। संकेत पारेख, केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। इन्होंने भी यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते थे, अच्छी खासी जॉब थी वहां पे, और फिर ये स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल दिए। कुछ तो ऐसे हैं जो न्यूज में कभी आए ही नहीं और शायद आना भी नहीं चाहते होंगे, और आज की डेट में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दिया है। अब ये वाले आईआईटी बाबा इतने वायरल कैसे हो गए? और मुझे गट फीलिंग है कि जो भी मैं अब बोलने वाली हूँ ना, जैसे फूल वाली की बात सच हुई है, वैसे इनके बारे में भी या जो भी चीजें अब निकलने वाली ये सारी भी सच होंगी। ये मैं कोई अभिमान से नहीं कह रही हूँ, इंट्यूटिव रीडिंग मेरा काम भी है दोस्तों, और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉजिकल प्रोग्रेशन भी है, बट ये काफी ज्यादा साइंटिफिक साइकोलॉजिकल भी है। तो ये बैठ के सिगरेट पी रहे हैं या फिर माल फूक रहे हैं, माल फूकने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्यों होगी प्रॉब्लम? हम कौन होते हैं जज करने वाले? हर चीज पे हर किसी का हक है, लेकिन फिर वो 2 अगरबत्तियां लेके बैठ जाते हैं और फिर वो रो भी नहीं रहे होते हैं, लेकिन न्यूज चैनल वाले कह रहे देखिए देखिए आईआईटी वाले बाबा कितने भावुक हो रहे हैं अपनी माँ का सोच के। अरे वो तो जब से वायरल हुआ है बंदा, तब से अपने माता पिता के खिलाफ ही बोल रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कोई प्यार नहीं किया। फिर वो व्यक्ति अपने आप को कल्कि का अवतार भी कह रहा है, तो कुछ लोग हैरान हो रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा अभी, ठीक है, इसी वक्त मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो कोई कहे फिर करके दिखाओ। मैं क्यों करके दिखाऊं? मुझे तुम्हारा वैलिडेशन थोड़े ना चाहिए। तो फिर बोला ही क्यों? अगर नहीं कर सकते या नहीं करना था तो बोला ही क्यों? देखिए, न्यूज रिपोर्टर्स का भी मैं एक बताती हूँ, वो एक आध्यात्मिक जीवन में नहीं है अभी, वो मेटाफिजिकल लाइफस्टाइल में नहीं है। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, घर पे जाके सैलरी दे रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, घर में बीवी बच्चे हैं तो उनकी सेवा कर रहे हैं। वो बंजारे बन के नहीं घूम रहे हैं। तो वो अपने ही लेवल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने ही लेवल से सवाल पूछ रहे हैं। तो किसी ने कह दिया कि धूम्रपान करना तो अच्छी बात नहीं है,
तो आईआईटी बाबा ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, जवाब बहुत अच्छा था एक्चुअली, मैं लाइक्ड इट ऑल्सो, कि धूम्रपान तो हर जगह ही हो रहा है, बंद करवा दो जाके फैक्ट्रीज, बंद करवा दो सब कुछ, धूम्रपान तो सभी कर रहे हैं, धुआं हर जगह है, पोल्यूशन हर जगह है, इसका क्यों नहीं कुछ करते थे, वाई यू अलाउइंग दिस, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। बाहर अगर धुआं है, फैक्ट्री है, पोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घर पे बैठ के जहर पी लें। देखिए कई दफा लोग जो करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स जो करते हैं, उनको पता थोड़े ना होता है कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीयर प्रेशर है, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, उनको जानना है कैसा लगता है ये करके। लेकिन ये आईआईटी वाले बाबा इतने पॉपुलर क्यों हो रहे, लोगों के मन में इतनी फीलिंग्स क्यों आ रही इनको लेके? लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ द सिंपैथी फैक्टर, जो होस्ट हर्षा के लिए नहीं था लोगों को, बिकॉज शी लुक्ड सो परफेक्ट, शी हैड द कॉन्टैक्ट लेंसेज, सही एकदम बाल, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर साड़ी, बात करने का तरीका अच्छा, कोई ऐसी कहानी नहीं है उसके पीछे मुझे घर वालों ने निकाल दिया इसलिए मैं यहाँ आ गई, मेरे साथ ये तकलीफ हो रही इसलिए मैं यहाँ आ गई। हर व्यक्ति को, हर इंसान को जब किसी से भावुकता भी फील होती है तो एक कहानी, और कहानी अच्छी होनी चाहिए, कहानी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी तो आपको फील होएगा। बहुत ही अच्छी बात होती है इनर वर्क करना। जो आदमी अपने अंतर मन में झांकता है, सही कार्य हो तो वही कर रहा है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ना, ये मैंने, अगर कोई ऑर्डिनरी बंदा होता, आप जैसे जो मोनालिसा फूल वाली है, उसके लिए मैंने क्या वीडियो बनाया कि मुझे उसकी सिक्योरिटी की चिंता हो रही है, क्योंकि मुझे हो रही थी, मुझे लिटरली फील हो रहा था कि यार ये बेचारी लड़की ऐसे घूम रही है, इसके पीछे ये 50 मनचले लड़के चल रहे हैं, ये इसमें टूट पड़े तो ये क्या करेगी? अभी तो ये इंजॉय कर रही है इस अटेंशन को, अभी तो इसे अच्छा लग रहा है, पर जब ये चील गिद्धों की तरह इसमें टूट पड़ेंगे तो फिर ये क्या करेगी? सिमिलरली ये वीडियो भी मैंने आउट ऑफ कंसर्न बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ बातें सही है, इनर वर्क करना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर आपके इनर वर्क से दूसरे लोगों को दुख पहुंच रहा है, टॉर्चर मिल रहा है, तो गलत है। वही हो रहा है ना, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं अपना करियर बना लो। आप सोचिए कि वो माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए उसके बारे में फिर बोलूंगी। भगवान बुद्ध ने भी संन्यास लिया था, एक राजा के बेटे थे, एक क्राउन प्रिंस, रातों रात चुपचाप अपने घर से निकल गए, घर में बीवी और बच्चे को छोड़ के गए संन्यास करने, और किया भी, और एनलाइटन भी हो गए। फिर वापस सबके पास आए भी, ये भी बोला कि मैं राजपाट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मंक हूं, एक सन्यासी हूं, मैंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया है। लेकिन क्या उन्होंने अपने माता पिता के प्रति या किसी के भी प्रति कोई अपशब्द बोला? क्या बुद्ध ने ये बोला कि मैं इन सब लोगों से परेशान हो गया हूँ, इन्होंने मुझे समझा नहीं, दोस्त भी मुझे छोड़ के चले गए, बीवी भी मुझे समझ नहीं रही है, ये बच्चा भी मुझे समझ नहीं रहा, मेरे फादर ने तो पूरा सर्कस बना दिया, आई एम सो डन विद दीज पीपल, अब मैं जा रहा हूँ? नो, ही वॉज दैट मच रिस्पॉन्सिबल एटलीस्ट कि उन्होंने अपने पे सारी चीज ली, कि मुझको दिक्कत थी, मुझे पीस महसूस नहीं हो रहा था, मैं दुखी था, और जब मैंने 3-4 तरह के लोगों को देखा, कोई बीमार, कोई मृत्यु में, कोई बूढ़ा, और फिर एक मंक, एक भिक्षु जिसके चेहरे पे आनंद ही आनंद था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि बस मुझे तो अब जानना है, स्टडी करनी है, मुझे खोज करनी है, और मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि उनकी पत्री में ही ये मेंशन था, उनके फादर को और बहुत सारे उनके जो आसपास मंत्रीगण रहते थे, उनको ये डाउट था कि ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि स्टार्स ऐसे थे, उनके हॉरोस्कोप ऐसी थी, तो क्यों ना सब कुछ इसको दे दिया जाए यहीं पे, कि इसका मन कभी उन बातों पे जाए ना। लेकिन जिसका असेंशन होना होता है, जिसको स्पिरिचुअलिटी में जाना होता है, जिसको इस पाथ पे चलना होता है, वो चाहे लाख शराबियों के बीच बैठ जाए, लाख गंजेड़ियों के बीच बैठ जाए, खुद भी बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल टूट जाए, उसका 10-15 रिलेशनशिप हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, बहुत बार हार्ट ब्रेक हो जाता है, इतना हो जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर असेंशन होना लिखा होगा तो वो जरूर होगा। एक संत के लिए भी ये कहा जाता है कि जिसने संत बनना होता है वो संत बनता ही है, चाहे फिर लाख मुसीबतें उसके सर पे आ जाएं।
और जिसने नहीं बनना होता दोस्तों, वो लाख नाटक कर ले, लाख आडंबर कर ले, लाख चीजें कर ले, दुनिया भर की नॉलेज उसको मिल जाए, उसके बाद भी वो नहीं बन सकता, उसको वो चीज नहीं मिलेगी। बुद्ध के साथ साथ हमारे देश में ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं। श्री राम जी को वनवास मिला तो क्या उन्होंने अपने पिता को कोसा, गलत मलत बोला? बट जब सारे लोग बोल रहे थे तब भी उन्होंने उनको रोका कि नहीं, ये मेरा भाग्य है, वन में जाना, वनवास करना, ये मेरी नियति है, मेरी डेस्टिनी है, मुझे जाना है। और कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आज अगर मुझे ये बॉडी मिली है, ये आइडेंटिटी मिली है, तो ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरे कर्मों की वजह से भी हो रहा है। हम जो कर्म करते हैं हमें उसी का फल मिलता है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। और कई लोग जो इनर वर्क करते हैं तो फिर उनको वही मिलता है, इनर वर्क वाली लाइफस्टाइल। अब आप इनर वर्क कर रहे हो तो आप किसी कंपनी में जाके सीओओ तो नहीं बनोगे, बनने को बन भी सकते हो पर फिर भी ऐसे ही रहोगे अंदर अंदर से। जिस रीजन से इनर वर्क कर रहे हो या फिर मिशन वर्क कर रहे हो, कोई सेवा का कार्य कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, वो तो आप करोगे। बुद्ध में, श्री राम में, श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, फिर एक सर्टेन एज में जाके उनको अपनी माँ से, नंद से, यशोदा से अलग होना पड़ा, अपने माता पिता से। कितना पेनफुल रहा होगा कि पूरा बचपन, इतना प्यार भरा बचपन था उनका, इतनी नटखट वो थे, मिस्चीवियस थे, उनकी कहानियां, फिर एक झटके में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। कभी श्री कृष्ण के मुंह से आपने सुना या कोई ऐसी बात जहां पे उन्होंने बोला कि मेरे फादर मदर ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा बन गया, इसलिए मैं ऐसा हूं? नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटल नार्सिसिज्म नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता आज की डेट में अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर रहे, कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, कि बच्चों के साथ टॉर्चर नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। इससे समाज की वो बुराई भी नजर आ रही है, वो टॉर्चर भी दिख रहा है जो बच्चों के साथ होता है। लेकिन जेन्युइन टॉर्चर में और गलत इल्जाम में फर्क होता है। जेन्युइन टॉर्चर भी हो रहा है क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि आई वर्क विद लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ नार्सिसिस्टिक अब्यूज हुआ है, बहुत हद तक हुआ है। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए, फादर ने ही अपनी बेटी का रेप कर दिया, वो बच्ची, वो लड़की बड़ी हो गई है, अब अपनी हीलिंग करा रही है, साइकोलॉजिस्ट से उसको नहीं फायदा मिल रहा, साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिल पा रहा, वो आध्यात्मिकता में ही आंसर्स ढूंढ रही कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, पर वो गुप्त में कर रही है वो चीज। और ऐसे भी कितने सर्वाइवर्स हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सर्वाइवर्स हैं, अगर हम ऑनलाइन जाके कंटेंट देखेंगे तो उन्होंने बताया कि उनको माता पिता ने ही उस व्यवसाय में वैश्यवृत्ति में डाल दिया, उनको बेच दिया। फिर भी वो रिवील नहीं कर रहे कौन क्या, वो बस अपनी स्टोरी बता रहे कि ये मेरी स्टोरी है, मेरे साथ ऐसा हुआ, बट आज मैं देखो एक अमेजिंग एंड वंडरफुल लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है, एक साइंस है, एक मैजिक है। वो क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, जहर नहीं फैला रहे, ट्रिगर नहीं हो रहे। जो भारत के लोग हैं, जो महापुरुष भारत के हैं, मेरे मास्टर्स के भी वर्ड्स हैं जो मैं आज आपको बोल रही हूँ, और ये सच भी है बिल्कुल, कि भारत जाना गया है त्याग के लिए। यहाँ पे त्याग करने वालों की कमी नहीं है और ऐसा त्याग करके दिखाया है लोगों ने कि हम सोच भी नहीं सकते। त्याग के साथ साथ अगर आप भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके माता पिता ने आपको बहुत गलत ट्रीट किया, बहुत दुख पहुंचाया, तो द ओनली वे आउट इज फॉरगिवनेस। जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे, जब तक आप ये समझोगे नहीं कि आप उस सिचुएशन में क्यों हो, तब तक ये ग्रज बनती रहेगी, ये बिटरनेस रहेगी, ये गुस्सा रहेगा और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये उन लोगों को ये बातें ज़्यादा सूट करेंगी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, क्योंकि जो 3D वर्ल्ड में है, जो लिम्बो में है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना इन बातों का, वो तो प्रोग्राम्ड है। तो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट जा रहे हो तो त्याग तो करना ज़रूरी है। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अगर आप उन बेफालतू की चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने ये देखा है जो इनर वर्क जर्नी में होते हैं वो त्याग करना चाहते हैं, वो त्याग करना जानते भी हैं,
बहुत सी ऐसी चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। वही लोगों को मैं जानती हूँ जो दिन भर रात भर डिस्कोथेक्स में, पार्टीज में होते थे, आज की डेट में कोई उन्हें पैसे भी देगा तो कहेंगे नहीं मुझे नहीं जाना। वो कैसे उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने त्याग किया उस चीज़ का कि नहीं मुझे ये वाली लग्जरी नहीं चाहिए, क्योंकि इस लग्जरी से मेरा भला नहीं हो रहा, इस लग्जरी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब हमारे अंदर गुस्सा आता है पेरेंट्स को लेके, नार्सिसिस्टिक अब्यूज जो है वो सिर्फ पेरेंट्स तक ही नहीं होता, ये आता है पूरी सोसाइटी से। इट्स कॉल्ड सोसाइटल नार्सिसिज्म। चलो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आगे की बातें करेंगे, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है इस वीडियो के थ्रू भी वो जेन्युइन नार्सिसिस्टिक अब्यूज के केसेस को लेकर है, क्योंकि उनको चाहिए होती हीलिंग और थेरेपी, क्योंकि उनके साथ जेन्युइनली बुरा हुआ है, या तो बहुत पिटाई हुई है बचपन में, बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है, या बड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है, माता पिता के झगड़े, कलेश, दिन रात के कलेश, और अच्छे ये नॉर्मल लड़ाई झगड़े नहीं। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट जेन्युइन एंड फेक का डिफ्रेंसिएशन? बिकॉज लड़ाई हर घर में होती है, बट हम उसे वायलेंस नहीं कह सकते। सबके घर में होता है तनाव, मूड स्विंग्स होते हैं, सबको होते हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है 4 बर्तन अगर रखे हैं तो बजेंगे, उसको हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज की श्रेणी में नहीं ला सकते। फिर तो वो कोई क्राई बेबी है जो हर छोटी छोटी बात पे रो रहा है, ओवर सेंसिटिव है कोई हो, या अभी उसने माफ करना नहीं सीखा है, वो उस लेवल पे नहीं आया है, अपने इनर वर्क पे आया है या आई है कि फॉरगिवनेस अभी उन्होंने प्रैक्टिस करनी नहीं सीखी, क्योंकि सबसे मुश्किल, त्याग तो मुश्किल बहुत है, उसके बाद फॉरगिवनेस भी है। किसी को फॉरगिव कर देना कि ठीक है इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, चलो कोई बात नहीं। फॉरगिव करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको उस इंसान के फेस टू फेस जाके उससे बोलना पड़ेगा, नहीं, वो तो एक मन की बात है। या फिर वो आपके साथ गलत भी करें तो आप बोलो कि ठीक है, लेट देम बी हैप्पी। अगर वो ऐसा करके खुश रह रहे हैं, अगर उनको वो जीवन अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेट देम एंजॉय। ये भी तो प्यार का एक रूप होता है ना, जब आप लोगों से इतना प्यार करते हो कि उनकी चॉइसेस को भी आप एक्सेप्ट करते हो, चाहे उस चॉइस में आप उनकी चॉइस ना हो, आप उस चॉइस का हिस्सा नहीं हो, फिर भी आप कहते हो कि ठीक है, यदि वो इस चीज से खुश है तो खुश रहे। ये सारी चीजें तब आती है इंसान के अंदर जब वो अपने नार्सिसिस्टिक अब्यूज पैटर्न को रिलीज करता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज का जो इम्पैक्ट होता है वो लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिलता है, बट ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका इनर वर्क ही नहीं होगा, आप अवेकनिंग में ही नहीं जाओगे। अवेकनिंग के लिए ये होना ज़रूरी भी है। अब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी विक्टिम्स ही हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के। पूछिए कैसे? देखिए, उनके टाइम पे तो इतनी फ्रीडम भी नहीं थी कि अपनी मर्जी से शादी कर सकें, या एक सर्टेन एज तक वो बैठ सके घर पे। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते थे जो अलाउ करते थे, क्योंकि माता पिता को लगता था कि हमने सही फैसला लिया है, हमने अपनी बच्चे के लिए ये वाला जो भी डिसीजन लिया, इट्स अ बेस्ट डिसीजन फॉर द चाइल्ड, बच्चा इसमें खुश रहेगा, लड़की की शादी जल्दी करा दो, टेंशन ही खत्म, ठीक है, इतना दहेज दे दो, टेंशन ही खत्म। तो एक एज में ही होती थी चीज़ें। कितने ऐसी आंटीज ने, लेडीज ने मुझे बताया है कि जिस उम्र में तुम लोग पढ़ लिख रहे हो, इस उम्र में तो हमारे 4-5 बच्चे थे, 3-4 बच्चे हो गए थे हमारे तब तक। अब जैसे बच्चे भी कम हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, बच्चे भी ज्यादा होते थे। तो वो वाले जो माता पिता हैं जिन्होंने उस दुख को सहा कि भाई हमको ना पढ़ने को ज्यादा मिला, ना हमें अपनी जिंदगी जीने को मिली, ना हमें करियर बनाने को मिला, काश हम अपनी कमाई खुद करना जानते, या अपनी मर्जी से कुछ कर पाते, या कुछ बड़ा कर पाते। उस जमाने में उनके टाइम पे एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमें तो ये व्यवस्था, ये सुविधाएं भी नहीं मिलती थी जो तुमको आज मिल रही हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जब वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, जब उनके बच्चे हुए ऐसे लोगों के, तो उन्होंने सोचा कि यार हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो अपना करियर बनाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उनके हिसाब से वो ये सही कर रहे हैं कि जो फैसिलिटीज उनको नहीं मिली, उनको करियर बनाने का मौका नहीं मिला, उनको एजुकेशन करने का मौका नहीं मिला, उनको लेट शादी करने का मौका नहीं मिला, उनको तो बचपन में ही कईयों की शादी हो गई, या बहुत जल्दी कर दी शादी, कॉलेज में रहते ही कर दी, हाई स्कूल कंप्लीट हुआ शादी हो गई।
अच्छा रिश्ता आया चलो शादी कर दो। तो उन्होंने अब आप देखिए आजकल जो चल रहा है, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि अर्ली 20s में ही कर लो शादी। अब लोग लेट 20s तक, लेट 30s तक भी वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं शादी। किसी ने मुझे एक दिन बोला 35 तो नॉर्मल है भैया, 35 तक शादी होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यही कर रहे हैं। हीरोइंस, पहले हीरोइंस इतनी लेट शादी करती थी तो लोग कहते थे इससे कोई प्रॉब्लम है। अब जो बहुत खूबसूरत लड़कियां भी हैं वो सब लेट 30s में जाके उन्होंने शादी करी। और आगे और ट्रेंड चेंज होएगा, आप मुझसे लिखवा लो यहीं बैठे बैठे मैं बोल रही हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो दर्द उन्होंने सहा वो पास ऑन नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब की जनरेशन कह रही है कि यार ये भी सही नहीं है, तुमने हमें ये क्या अजीबोगरीब एजुकेशन पढ़ा दी, इसमें तो कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, इसमें तो कुछ भी मेटाफिजिकल नहीं है, इसमें पीस ही नहीं है। हम तो बस गधा मजदूर बन गए हैं, हम बस दिन रात एक ही बातें करते हैं, पैसा 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 पैसा, पैसा कमाना है। हमने 12 साल 14 साल 16 साल हमने पढ़ाई लिखाई करी, फॉर व्हाट? जस्ट टू गेट अ जॉब, जस्ट टू गेट जॉब सिक्योरिटी। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस जॉब सिक्योरिटी से या कॉर्पोरेट सिस्टम से खुश नहीं होते, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो आर्टिस्ट बनना था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सीए बना दिया। कोई कह रहा है मुझे तो टीचर बनना था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे लॉयर बना दिया। तो पेरेंट्स अपने दिमाग के हिसाब से जब बच्चे को देख रहे थे तो उनको लग रहा था ये अगर लॉयर बन जाएगा तो इसकी इनकम सेट हो जाएगी या इसकी ये लाइफ हो जाएगी। या फिर कई ऐसे पेरेंट्स थे जो खुद बनना चाहते थे लॉयर, राइटर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वो नहीं बन पाए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चे के साथ ये करता हूँ कि उसको बना देता हूँ, मैं तो नहीं बन पाया। क्योंकि वो इतने मतलब स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, वो बच्चे के रूप में खुद ही को देख रहे हैं। वो अपनी खुद की जो एक्सटेंशन है उसको वो बच्चा दिख रहा है उसके लिए, कि जो मैं नहीं कर पाया, जो मेरे फेलियर्स थे या जो मेरे दुख थे वो इस पे ना आए, या फिर ये वो चीजें सारी करके दिखा दे जो मैंने नहीं किया। तो क्या वो इतने बुरे, इतने पापी हैं? अब जो लोग बिल्कुल ही अंधाधुंध होके करते हैं वो गलत करते हैं, वो बहुत ज्यादा बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं। और मैं बता रही हूँ कौन से एटमॉस्फेयर्स अच्छे नहीं होते हैं ऐसे, जहाँ पे बहुत हद से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, मार पिटाई बहुत है, नशे बहुत है, शराब, सिगरेट, जुआ, घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसलिए अब्यूज हो गए क्योंकि उनके माता पिता केयरफुल ही नहीं थे कि उनके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। क्योंकि जो अब्यूज करने वाले थे वो या तो उनके रिश्तेदार निकले या तो उनके ही माता पिता के दोस्त, फ्रेंड निकले। माँ बाप अपने ही दुख में दुखी हैं, अपने ही मज़े में खुश हैं, अपनी ही ज़िंदगी जी रहे हैं फुल ऑन। उनको यही नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं दिन भर बैठ के। जो बच्चे कहते भी हैं कि मैंने ये चीज़ें बचपन में ये पाप किए, ये कुकर्म किए, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको गाइड ही नहीं कर रहे। ये होता है सोसाइटल नार्सिसिज्म, जिसमें कि वो जो विक्टिमाइज्ड पेरेंट्स हैं वो अपना ही दुखड़ा रोने में दुखी हैं, तो उनको पता ही नहीं जो उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए उनका क्या हाल है। कई लोगों ने तो बच्चे सिर्फ पीयर प्रेशर में आके ही पैदा कर दिए। तो बीमार कौन है? क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल के माँ बाप या फिर पूरी सोसाइटी? चेंज की जरूरत किसको है? सिर्फ एक माँ बाप को या सबको? या फिर चेंज की जरूरत क्या सिर्फ माता पिता को ही है, बच्चों को नहीं है? अब मैं आती हूँ कर्मास पे। देखिए रावण और विभीषण एक ही पिता के पुत्र हैं, ऋषि विशर्व के बच्चे हैं दोनों। लेकिन एक बन गया इतना ज्ञानी, इतना स्मार्ट कि उसने श्री राम जी से दोस्ती कर ली, और एक श्री राम जी की पत्नी को उठा के ले आया और उसकी मौत हो गई, दुनिया भर में बेइज्जती हुई, कुछ भी नहीं बचा उसका। क्यों? ऋषि विशर्व ने तो सेम ही सब कुछ दिया था ना दोनों बच्चों को, सबको। या जो उनकी माँ थी उनकी उतनी ही महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि माँ ही गई थी ऋषि विशर्व के पास राक्षस कुल को बचाने के लिए, कि राक्षस कुल का उद्धार होगा यदि मैंने इस ऋषि से के द्वारा बच्चे पैदा किए। ऋषि विशर्व तो पहले से ही शादीशुदा थे, उनके और बच्चे भी थे। और जो लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा
ज्ञानी विद्वान था, बहुत बड़ी सोने की लंका उसने बनाई, ज्ञानी नॉलेजेबल था। ये जरूरी नहीं कि जो हर आदमी तपस्या कर रहा है तो वो सही कर रहा है। तपस्या तो रावण और कुंभकर्ण ने भी करी है, मेघनाथ ने भी करी है, तो क्या वो सही है? कई लोग तपस्या करते हैं सिर्फ अपनी चीजों को, डिजायर्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऐसी तपस्याएं होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हो। रावण ने सोने की लंका अपने आप नहीं बनाई थी, उसने अपने भाई से छीनी थी, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, धन था, वो सब लूट का सूट का ही था। उसने इतनी सारी औरतों को किडनैप किया था, उसके महल में 100 थी ऐसी जिनको वो उठा उठा के लाया था। और इसी व्यभिचार की वजह से, इसी सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट की वजह से, इसी सीरियल रेपिस्ट होने की कारण से, मानसिक रोग की वजह से, मानसिक रोगी है ये और क्या है, इसकी वजह से ही रावण को श्राप मिला ब्रह्म से। उन्होंने बोला कि तू वैसे नहीं मरेगा, कोई बात नहीं, तूने ये भी बोला था ना कि मेरे को ये ही मार सकते हैं, तो चल अब अगर तूने किसी औरत को नॉन कंसेंशुअल सेक्स के लिए अप्रोच किया तो वहीं पे तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे बहुत सारे, अब कर जा। क्योंकि पुंजिका स्थली का रेप रावण ने किया था, ऐसे ही वो बेचारी जा रही थी, उसने एकदम से उसको पकड़ के उसके साथ गलत व्यवहार किया, दुष्कर्म किया। उस रावण के भी फॉलोअर्स हैं, उस रावण के भी फैंस हैं। तो किसी भी लेवल पे इंसान की नॉलेज हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फॉलो करने वाले लोग नहीं होंगे। तो दोस्तों, मीडिया को चाहिए टीआरपी, उनको चाहिए न्यूज़, उनको नहीं पता इतना, वो इतना नहीं सोचते कि भाई क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरे ख्याल से जो ये आईआईटी बाबा, ये जो आईआईटी का टैग भी लगा है अभय सिंह पे, इनको ये टैग इनके माता पिता की वजह से मिला है। मैंने ये सारे इनके कुछ कुछ जो टिकबिट्स, इंटरव्यूज, रील्स, फीड्स आ रही हैं, जो लोगों के कमेंट्स मैं देख रही हूँ, तो लोगों को बहुत सिंपैथी हो रही है, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जाके उनके पिता का भी इंटरव्यू देखिए एक बारी, उनके चाचा का भी देखिए। उनके जो फादर हैं वो तो बहुत शरीफ इंसान लग रहे हैं, ना वो नशा करते हैं, ना वो कोई गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उनके बोलने का तरीका इतना सौम्य है, उनके बात करने के लहजे से पता चलता है कि वो कैसे इंसान है। पीछे पूरी बुक्स ही बुक्स, और एक शब्द उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ नहीं बोला अभी तक, एक वर्ड गलत नहीं बोला। द ओनली वन थिंग ही सेड वॉज विच ट्रिगर्ड हिम, विच ट्रिगर्ड अभय वॉज कि मेरे बेटे ने 6 महीने पहले मुझे ब्लॉक कर दिया था, बस। अदरवाइज ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज academically sound, he had a lot of knowledge, yes he did all these different amazing things। कहीं पे भी एक भी अपशब्द नहीं, एक भी बुराई नहीं, इसी से बहुत कुछ पता चलता है। Having said all the things that I have said so far, ये बात बिल्कुल सही है कि पैटर्नल और मैटर्नल नार्सिसिज्म एक रियलिटी है, और बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं और बहुत सालों तक सफ़र करते हैं। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि कुछ ऐसे माता पिता भी होते हैं जो देवी देवता समान होते हैं, लेकिन उनके घर में राक्षस राक्षसी जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये भी एक फैक्ट है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ देते हैं, बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं सिर्फ जायदाद लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए। एक बार प्रॉपर्टी मिल जाती है, जायदाद मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, तो वो अपने माता पिता को लात मार के घर से निकाल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं। माँ बाप कईयों के गलत होते हैं और कईयों के केस में बच्चे गलत होते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस भी आया था जिसमें कि माँ बाप अपने बच्चे को, जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इंसान का कुछ भी करने का मन नहीं करता, या फिर उसके अंदर ऐसे भाव जगने लगते हैं कि उसको लगता है कि मुझे संसारिक चीजें नहीं करनी, मुझे कि सिर्फ सेवा करनी है, आध्यात्मिक काम करने हैं, या वो झूठ नहीं बोल पाते उस वक्त, चापलूसी नहीं कर पाते, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं कर पाते। वो 2 से 3 साल का समय ऐसा होता है, किसी के केस में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, काफी डिफिकल्टीज होती हैं, फैमिली को भी हो सकती है अगर परिवार है ऐसा तो, और दूसरे जिसके साथ हो रहा है उसको तो डिफिकल्टी फेस होनी ही होनी है, पर ये हर किसी के साथ नहीं होता। अब आजकल के टाइम फ्रेम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोग्रामिंग का हिस्सा भी हो सकती है, विच इज अ गुड थिंग। यानी कि अगर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे और
इलॉजिकल बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फालतू की चीज़ों को, फालतू की एजुकेशन, फालतू की नॉनसेंस बातें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आने वाले समय में वो एक बेहतर समाज ही बनाएंगे। आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। भारत को आज़ाद हुए ना जाने इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग वही अंग्रेज़ों की घिसी पिटी पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि महाकुंभ 12 साल जुपिटर के जो चक्कर पूरे होते हैं उस पे होता है। तो इसी से पता चलता है, जैसा मैंने शुरू में ही बोला, कि भारत कितना एडवांस देश है। तो जब हम इतने एडवांस देश में पैदा हुए हैं, तो हम पढ़ाई क्यों इतनी पिछड़ी हुई कर रहे हैं? हम तो पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल पुराने, पता नहीं कौन से काल की पढ़ाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि व्हील का इन्वेंशन हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा संवाद ही एक रथ पे बैठ के हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन वॉरियर हैं। तो वो तो व्हील का इन्वेंशन तो बहुत पहले ही हो गया था ना हमारी कंट्री में। सारी बीमारियों के इलाज हमारी कंट्री में है, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है। फिर भी मैंने कई बार देखा है कि फैक्ट चेकर्स आ जाते हैं, या कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि नहीं भाई ये बात सही नहीं है, इसे उड़ाओ, इसे हटाओ। मैं तो कहती हूँ हर देश में इंडिजिनस एजुकेशन वापस आनी चाहिए। एक पॉजिटिव चीज जो आईआईटी बाबा के वायरल होने से हो रही है वो ये है कि माता पिता को अपने बच्चों को कैसे रेज करना चाहिए, इस पे एक डिबेट चल रही है। क्योंकि ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बचपन से ही हो, उनका रुझान शुरू से ही चीज़ों को फाइंड आउट करने में हो। तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया जाए, कौन सी एजुकेशन उनको दी जाए। द रीज़न वाई मैं गुरुकुल सिस्टम को या गुरुकुल एजुकेशन को इतना हर बार प्रमोट करती हूँ, क्योंकि उसमें बचपन से लेके जो एक जवानी तक का समय होता है, जिसमें प्यूबर्टी भी इंक्लूडेड होती है, उसमें अध्ययन, चिंतन, मनन, ध्यान, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि द्वापर युग में बुरे लोग नहीं थे, या त्रेता युग में बुरे लोग नहीं थे, या सतयुग में बुरे लोग नहीं थे। मैं पूरी तरह से प्रूव कर सकती हूँ कि इनका जो ये क्लेम है कि मैं कल्कि हूँ, कल्कि का अवतार हूँ, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है बाय मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी, वो मैं अगले वीडियो में करूंगी। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे माता पिता नहीं जानते, ना ही समाज के लोगों को पता है। क्योंकि जिस जमाने में हम रह रहे हैं, ये वो समय नहीं है कि बच्चों को एक आध्यात्मिक शिक्षा मिल रही है। तो जिन जिनकी कुंडलिनी ऑटोमेटिकली जागृत हो रही है एक रूड अवेकनिंग के प्रोसेस के थ्रू, उन लोगों को, उन बच्चों को, मतलब वो एडल्ट भी हो सकते हैं, उनको किस तरीके से, उनके माता पिता को कैसे उनको समझना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, या फिर वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, वो खुद भी इस पे स्टडी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। हर इंसान को अपने ऊपर काम करना चाहिए। बेसिक चीज़ें तो हर इंसान कर सकता है, लाइक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और जर्नलिंग, या फिर स्पिरिचुअल कंटेंट को देखना, स्पिरिचुअल टीचर्स से कुछ सीखना। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हमारी अवेकनिंग होती है या हमारा असेंशन होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे आसपास के लोगों की भी अवेकनिंग हो या असेंशन हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार में एक व्यक्ति का असेंशन तो हो जाता है, लेकिन बाकी 10-15 या 5-6 या 7 जितने भी हैं उनका नहीं होता, तो वो उसकी बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत है या फिर ये गलत है, क्योंकि इन दोनों की रियलिटीज डिफरेंट है और रियलिटी इनकी मर्ज नहीं हो पा रही। तो ये भी एक सच है। कुछ लोगों को लगता है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, बट ये भी हो सकता है कि उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। कुंडलिनी अवेकनिंग का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ को क्वेश्चन करने का मन करता है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें एक लड़की की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाके खूब दवाइयाँ खिलाई। शुरू शुरू में तो वो लड़की बहुत परेशान हुई, लेकिन एक समय के बाद उस लड़की ने चक्रास के बारे में पढ़ना शुरू किया और खुद ब खुद उसने इनर वर्क करना शुरू किया, और उसके बाद उसको आराम भी मिलने लगा, और वो जो एक टेंशन होती थी हर वक्त वो भी खत्म होने लग गई धीरे धीरे। अब ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज भी है, दवाइयां भी हैं। तो हम इलाज भी कर सकते हैं, दवाइयां भी ले सकते हैं, और साइड बाय साइड हम अपना आध्यात्मिक इनर वर्क भी कर सकते हैं। तो आईआईटी बाबा का जो भी ये मैटर हुआ है, इसका एक कंक्लूडिंग रिव्यू, एक कंक्लूजन मैं देना चाहती हूँ। वो ये है कि
ये भारत ऐसा देश है, यहाँ पे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना पढ़ाते लिखाते हैं या उनकी इतनी सेवा करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं। विदेशों में आप जाके देखो क्या होता है, 10th के बाद ही माँ बाप बच्चों को कहते हैं अब निकलो बाहर और अपनी ड्यूटी खुद निभाओ। पर हमारी कंट्री में 21, 22, 23, 24 साल के बड़े बड़े एज के हो गए, अब मतलब माना कि इतने बड़े नहीं हुए लेकिन उस एज तक तो आ ही गए कि अपनी रोटी पानी का जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप इस एज तक भी बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनके खर्चे उठाते हैं। तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन को माँ बाप ही खराब कर रहे हैं। वही उन बच्चों की एक्सपेक्टेशन को इतना ज्यादा, उनकी भूख को इतना बढ़ा रहे हैं, उनको इतना ज्यादा लाडला बना दिया है कि वो निकम्मे हो जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते, गुड प्रोवाइडर्स भी नहीं बन पाते। कितने ऐसे लड़के हैं जो कमाना धमाना ही नहीं जानते एक सर्टेन एज तक। और फिर ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं जिनको मैं रियल नार्सिसिज्म के एक्चुअल विक्टिम्स कहती हूँ। वो इतनी कम उम्र से कमाने लग जाते हैं, इतनी कम उम्र से सबका ध्यान रखते हैं, सबकी केयर करते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही पीपल प्लीजिंग सिखाई जाती है, बचपन से ही उनको गुलामी की आदत सिखाई जाती है। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो छोटे से बच्चे से सारा दिन अपना काम करवाते रहते हैं, घर के भी सारे काम कुछ लोग तो बच्चों से करवाते हैं। इनफैक्ट जिस एनजीओ में हम पढ़ाते हैं वहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि कुछ लड़कियां, हम उनको कहते हैं आप पढ़ने आओ, लेकिन वो पढ़ने नहीं आते क्योंकि उनकी कमर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उनका भाई या बहन होता है, उनके माता पिता ने बच्चे पैदा कर दिए होते हैं। अब उस बाबू को, उस बेबी को संभालेगा कौन? तो जो भी घर में 10 साल का, 8 साल का बच्चा है उस पर सारी ड्यूटी लगा देते हैं। एक होता है एल्डेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम, एक होता है मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम, एक होता है यंगेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम। अलग अलग तरह की चीजें इस दुनिया में, समाज में हो रही हैं। लेकिन क्या हम लकी नहीं है अगर ये सब होने के बावजूद भी हमारी अवेकनिंग हो जाए? इतनी सारी मुसीबतों से गुजरने के बाद भी हमारी अवेकनिंग हो जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई होती है बचपन में ही सही तरीके से, अंडर डिसिप्लिन एंड गाइडेंस, वो बच्चे ज्यादातर आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं और भौतिक समाज में, भौतिक दुनिया में भी वो किसी पे आश्रित नहीं होते, बल्कि दूसरों के लिए करके ही दिखाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई लेगा तभी तो वो कुछ करेगा, अदरवाइज तो वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, जिसने आज तक किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना किसी के लिए कमाया, ना किसी को देखा, ना किसी को मैनेज किया, ना किसी की फीलिंग्स के बारे में समझा, उसको बस मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। तो उसको तो आप जरा सा भी, इतना सा भी टच कर दोगे तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों की ईगो नहीं होती है। अब ये मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, ये एक जेनेरिक सी बात है, क्योंकि ये जो पूरा वायरल हुआ है, वायरल का ये मैटर हुआ है, इसकी वजह से ये टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मेरे अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास भी कोई हीलिंग करने आता है नार्सिसिस्टिक अब्यूज की, तो मैं उन्हें भी यही बोलती हूँ कि उनका जो पेन है वो वैलिड है, लेकिन ये गुप्त में करने वाला काम है, ये प्राइवेटली करने वाला काम है, ये ढिंडोरा पीटने वाला काम नहीं है, ये दुनिया भर में रोने वाला काम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब इंसान की हीलिंग हो जाती है ना, तो उसको बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है उसके बाद, यार मैंने ये सब बोल दिया, ये सब कह दिया। क्योंकि हीलिंग के बाद उसके मन में किसी के लिए कुछ बुरा होता ही नहीं है, सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है, सारा का सारा जो हेटरेट होता है वो हट जाता है। इंसान को ये लगने लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ, ये पृथ्वी एक स्कूल है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही ना सीखने के लिए। खाली तो ऐसे बैठा नहीं रहूंगा, टाइम पास तो करने, मूंगफली खाने तो यहाँ आए नहीं है। कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई ऐसी चीज तो हमें मिलेगी ना। हमें इस चीज को एक सिमुलेशन की तरह देखना है, एक वीडियो गेम की तरह, जिसमें कि चैलेंजेस आ रहे हैं। अब चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनका सामना तो ऐसे ही करेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड होके। कोई चीज अगर हमें समझ नहीं आती है, अगर हमें लगता है कि यार वी कैन नॉट टैकल दिस, तो कई बार उस चीज को छोड़ देना ही बेटर है। अगर आपको उस पर चिंतन मनन करना है, अध्ययन करना है, तो भी आपको इनर वर्क ही करना पड़ेगा, एक्सटर्नली कुछ नहीं होगा। सच बताऊं तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनको भी बचपन से शिक्षा मिल रही होती है
या फिर उनकी एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें वो उस फेम को समझ पाते हैं या एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो फेम और रिकग्निशन को हैंडल नहीं कर पाते, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका फेम खोखला होता है। वो पूरा का पूरा पीआर, मार्केटिंग, कॉन्स्पिरेसी इस पे उस पे बना हुआ होता है। अब कई लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी नेचुरली भी हो जाती है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत सोच समझ के पीआर मार्केटिंग करते हैं ना, वो अपने साथ अपनी सिक्योरिटी का प्रबंध भी करते हैं। अब बाबा जी घूम रहे हैं नदी किनारे, वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, बिकॉज जब आप फेमस हो जाते हो, जब आप वायरल हो जाते हो, तो हर तरह का आदमी आपके पास आएगा आपके साथ फोटो खिंचवाने। उनको तो पता है, फेमस पीपल नो, वो ऐसी जगहों पे भी जाते हैं जहाँ पे उनको पता है मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ, ऐसे इवेंट्स में जाते हैं, ऐसी पार्टीज में जाते हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर पीआर एंड मार्केटिंग। वो आपको सड़क में ऐसे घूमते हुए नहीं दिखेंगे, वो आपको किसी घाट के किनारे नहीं दिखेंगे, वरना उनको तो जत्था मॉब ही खत्म कर सकता है। ये भी एक डेंजर होता है। जब मॉब किसी पे चढ़ जाता है, टूट पड़ता है किसी पे, तो वो देखता थोड़े ना है कि कौन है क्या है। ये तो बहुत अजीब सी मेंटालिटी होती है मॉब की। जो लोग मोनालिसा पे चढ़ रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि मोनालिसा डर रही है या उनसे परेशान हो रही है? नहीं ना। इसीलिए न्यूज़ वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीवी चैनल्स वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वायरल सबसे ज्यादा न्यूज़ वाले ही करते हैं लोगों को। या जिस अभय को, जो आज आईआईटी बाबा के नाम से जाना जा रहा है, जिसको कोई देखता नहीं था, वो खुद कह रहा है कि मैंने इतने लाइव सेशंस किए थे, इतने वीडियोस बनाए थे, 4 से 5 लोग भी कभी कभी होते नहीं थे देखने के लिए, और आज हजारों लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये अच्छा तो लगता है, लेकिन हर इंसान को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है, अपना इंतजाम करना पड़ता है। अब जो सब कुछ छोड़ के बैठा है, उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होंगे, उसके पास रहने के भी पैसे नहीं होंगे, वो सिक्योरिटी कहाँ से अरेंज करेगा या करेगी? ऐसे समय में ही परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मोनालिसा फूल वाली को इस वक्त सबसे ज्यादा उसके फैमिली मेंबर्स ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं। उसका फादर ही उसका ध्यान रख रहा है इस वक्त। वो फेमस हो गई है, लेकिन उसको इस वक्त मैनेज करना पड़ रहा है। वो कितने दिन फेमस रहती है, क्योंकि इस टाइप का जो ये वायरल फेम होता है, ये आता और जाता है। अब जिस इंसान को अटेंशन इतनी ज्यादा मिल गई है, अब उसको उस अटेंशन को मेंटेन भी करना पड़ेगा, जैसे कि बड़े बड़े लोग करते हैं जो फेमस होते हैं या फेम के वर्ल्ड में होते हैं, क्योंकि वो हर दूसरे दिन, हर नए दिन कोई नई नई एक्टिविटीज करते हैं। मूवी स्टार्स भी जब कोई मूवी करते हैं, 1 साल तक उनकी एक मूवी का फेम चलता है। मान लो अब SRK का DDLJ का फेम चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने और भी तो 150 फिल्में करी। वो उसी एक मूवी के फेम पे तो नहीं रहे, और करी और करी और करी और PR करी और मार्केटिंग करी और एक्टिविटीज करी और इवेंट्स करे, टूर्स करे, शोज किए, क्योंकि वो उनका बिजनेस भी है। वो जानते हैं कि कैसे इस चीज को भजाना है, कैसे इस चीज को एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर की तरह यूज करना है, इस फेम को या इस वेल प्लान्ड PR एंड मार्केटिंग से मिले हुए फेम को। किसी के बेटे का नाम हो जाए लेकिन माता पिता बदनाम हो जाए, तो उन माता पिता को नींद कैसे आएगी? क्योंकि अब जो भी उनके पास आएगा तो वो यही बोलेगा कि देखो भैया, आपके बेटे ने ऐसे बोला। उनके पास तो कोई रिपोर्टर्स नहीं जा रहे, उनके पास इतने टीवी वाले नहीं जा रहे, वो तो वायरल नहीं हो रहे। उनका दुख कौन समझेगा? और आप कह रहे होंगे कि हमें तो भाई उस लड़के का दुख दिख रहा है, तुम्हें क्यों उनके माँ बाप का दुख दिख रहा है? क्योंकि मैं थोड़ा और अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि हु आर यू टू से ऑल दिस, हाउ आर यू अ क्रेडिबल पर्सन, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तो मत मानिए मेरी बात, कोई फोर्स थोड़े ना कर रहा है। जो रेजोनेट कर रहा है इन बातों से, वो मेरी बात मान सकता है या उन्हें समझ सकता है, वो भी उसकी मर्जी है। अगर आपको नहीं लगता कि आई एम अ क्रेडिबल सोर्स, तो कोई बात नहीं। मैंने जो भी बोला है बहुत सोच समझ के बोला है। मैंने वो वीडियोस भी देखे हैं जिसमें वो कृष्णमूर्ति, ओशो, सदगुरु की बातें कर रहे हैं या और गुरुओं की बातें कर रहे हैं। मैंने वो वीडियो भी देखा है जिसमें वो कह रहे हैं मेरा कोई गुरु नहीं है, जो सिखाता गया उससे सीखते गए। बिना गुरु के तो वैकुंठ से भी धक्के दे दिए जाते हैं। ये मेरे ही मास्टर के शब्द हैं, और मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि गुरु ही आपको बचाते हैं, गुरु ही आपका ध्यान रखते हैं। गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना कोई इंसान कभी कुछ नहीं बन सकता। गुरु का होना इतना आवश्यक है। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं मिलता, बिना गुरु के कुछ नहीं मिलता।
तो सच्चा संत, सच्चा गुरु अगर आपको मिल जाता है तो ये तो आपका सौभाग्य है। वैकुंठ भी एक डायमेंशन है, हम उसको टैप इन कर सकते हैं। एक ऐसी डायमेंशन जिसमें कोई कुंठा नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई भय नहीं है। तो कई लोग मेंटल प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाती है डेस्टिनी की तरफ से जिसको सिर्फ एक गुरु ही संभाल सकता है, एक सच्चा गुरु ही उनकी मदद कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु से धोखा भी मत कीजिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो अगर भगवान भी साक्षात विष्णु भी आ जाए या जिनकी भी आप पूजा करते हो वो भी आ जाए और आपके गुरु हो, तो पहले तो आप गुरु के ही पास जाओगे, गुरु के ही चरणों की वंदना करोगे, गुरु को ही थैंक यू बोलोगे, क्योंकि गुरु ना होते तो फिर आपको ये सब मिलता ही कैसे, ये ज्ञान ही कैसे मिलता, ये नॉलेज ही कैसे मिलती, ये जो आप हो, ये आनंद और ये सुख सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। तो पहले तो इनको गुरु की जरूरत है। दूसरा, इनको माफ करना आना चाहिए। फॉरगिवनेस के बिना कोई चीज नहीं चल सकती। फॉरगिवनेस तो फिर रिलेशनशिप में भी होती है, रोमांटिक रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं करते। ये कह रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड के लिए, वो बात सच है भी या नहीं भी किसी को नहीं पता, कि अगर उसको आना है मेरे पास तो वो पार्वती की तरह तपस्या करके आए। ये तो अभिमान ही हुआ ना कि आप अपने आप को अब शिव समझ रहे हो। कल की तो खुद को कह ही रहे हो, कल की का अवतार, अब शिव भी कह रहे हो या उस लेवल का कह रहे हो। अगर आप उस लेवल के हो तो पता है शिव ने कितनों को माफ किया है, पता है राम ने कितनों को माफ किया है, पता है बुद्ध ने क्या क्या किया है, पता है कृष्ण ने क्या क्या किया है। माफ नहीं करना आया तो प्यार करना कैसे आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ, एक एक चीज को क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए। सॉरी बट दिस इज रॉन्ग। हम किसी और के लिए कभी भी इनर वर्क नहीं करते। इनर वर्क हम अपने लिए करते हैं। किसी ने बोला तुम्हें कि हमारे लिए क्रॉस चेक करो? हर आदमी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये सारी चीजें खुद ही क्रॉस चेक करनी होती हैं। यही तो है इनर वर्क। नो वन कैन डू इट फॉर यू, नो वन इज आस्किंग यू टू डू इट फॉर देम। आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू डू इट, दैट्स व्हाई यू डूइंग इट। यू आर नॉट डूइंग अ फेवर ऑन एनीवन, नीदर यू आर डूइंग फेवर ऑन गॉड। क्या हम भगवान को कोई एहसान करके दिखा रहे हैं अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं या हम अपनी साधना कर रहे हैं? जी नहीं। त्याग, फॉरगिवनेस, पीस एंड लव, यही चीजें हैं दोस्तों। ये 4 पिलर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जिसने समझ लिए वो इस मार्ग पे सही चलेगा, वरना तो काफी कुछ मैंने बोल ही दिया। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे ये कल्कि का अवतार नहीं है, कल्कि का रियल मीनिंग क्या है, कल्कि एनर्जी का रियल मीनिंग क्या है। और ये जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसके भी 2-2 खंड हैं। यानी कि एक बार नहीं आता सतयुग और एक बार नहीं आता त्रेता, 2 बार आता है एक युगा साइकिल में। तो इसीलिए कल्कि को समझना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने 40 से 50 फिल्मों की मार्केटिंग करी है और गेम्स की भी मार्केटिंग करी है और एक सीनियर प्रोफाइल में करी है। अपने पीआर मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से आपको ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो फेम मिला है ना अभय को, वो इसलिए नहीं मिला था प्योरली बिकॉज वो एक IITian थे एंड ही बिकेम अ बाबा। इसीलिए भी मिला ये फेम बिकॉज ऑफ सिंपैथी फैक्टर। जब से अभय ने ये बोलना शुरू किया कि मेरे माता पिता ने मुझे इल ट्रीट किया, स्पेशली फॉर हिज फादर ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मेरे फादर ने ऐसा किया वैसा किया, ये शब्द बोले वो बोला, उसके बाद से लोगों का सिंपैथी फैक्टर उनकी तरफ बढ़ गया। जब वो सिंपैथी फैक्टर बढ़ गया तो वो और ज्यादा वायरल होने लगे। आप कमेंट्स देख लो, हर जगह यही कमेंट्स है कि माँ बाप ने इसके साथ ऐसा कर दिया, माँ बाप ने इसके साथ बुरा किया, माँ बाप ने गलत किया। तो फेम भी उन्हें माँ बाप की वजह से मिला है, IIT का टैग भी माँ बाप की वजह से मिला है। और जिन लोगों को थोड़ी सी भी उनमें ये सेंस है ना, जाके उनके फादर के इंटरव्यूज देखिए, उनका डिमीनर देखिए, बात करने का तरीका देखिए, और एक जगह ऐसी दिखा दो जहां पे उन्होंने अपने बेटे के अगेंस्ट एक शब्द भी बोला, जहां भी बोला बच्चे के लिए कंसर्न दिखाया। अभी भी वो ये कह रहे कि मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता हो रही है, क्योंकि कोई भी अवेयर इंसान सबसे पहले सुरक्षा की चिंता ही करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।